साल था 1984। कॉलेज से पास आउट एक लड़की आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेनिंग के तौर पर काम करने पहुंचती है। युवा लड़की के बारे में शायद ही उस समय किसी ने सोचा हो या उसने खुद सोचा हो कि वो ट्रेनिंग से शुरुआत करने वाली लड़की एक दिन सीईओ के पद तक पहुंचेगी। 23 साल की उम्र में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईसीआईसीआई में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद पर ज्वाइन करने वाली ये मासूम सी लड़की के बारे में किसी को नहीं पता था कि एक दिन वो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। वो लड़की जिसने तरक्की के सारे आसमान नाप लिए थे, जिसका नाम लेकर माँ बाप अपने बच्चों और बेटियों को उसके जैसा बनने की बात कहते थे। नई सदी में वो महिला जिसके मैगजीन और अखबारों में पहली महिला सीईओ होने की खबरें सुनहरे शब्दों में छपा करती थी, उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक गलती से वो इस आसमान से सीधे जमीन पर आएगी और सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंदा कोचर की। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चंदा कोचर का नाम आज पूरे देश में लोन फ्रॉड के नाम पर चर्चा में है, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि चंदा कोचर ने 1984 में आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करने के बाद 1990 तक में जब देश का बाजार खुला तो आईसीआईसीआई बैंक की देश भर में शाखाएं खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण वो बैंक की कोर टीम में शामिल हो गई थी। साल 1994 आया तो बैंक ने उनका प्रमोशन बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम के पद पर कर दिया और 2 साल के बाद ही 1996 में आईसीआईसीआई बैंक की डिप्टी जनरल मैनेजर यानी डीजीएम बन गई। ये चंदा कोचर की प्रतिभा ही थी कि 1998 में वो जनरल मैनेजर यानी जीएम और बैंक के टॉप 200 क्लाइंट की हैंडलिंग करने लगी। यानी 200 क्लाइंट जो अरबपति थे, उनका जिम्मा चंदा कोचर के हाथ में था। उनकी देखरेख में आईसीआईसीआई बैंक ने खूब तरक्की की और साल 2006 आते आते कोचर को डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया यानी डीएमडी बना दिया गया। साल 2007 में वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ बनाई गई और 2009 में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर होने का खिताब पा लिया। और ये वो दौर था जब उनकी नाम और उनकी ख्याति सुर्खियों में हुआ करती थी। टीवी से लेकर मैगजीन अखबार तक उनकी चर्चाएं हुआ करती थी। घरों में चंदा कोचर का नाम लिया जाता था। एमडी बनने के कुछ ही दिनों बाद चंदा कोचर सीईओ भी बन गई। तेज रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने और लगातार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद साल 2016 में पहली बार उनके ऊपर उंगली उठी। कोचर अब बुरी तरह फंसती दिख रही थी क्योंकि बैंक के एक शेयर होल्डर ने तब वीडियोकॉन ग्रुप के साथ हितों के टकराव का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बीते दिनों चंदा कोचर जेल गए और फिर हाईकोर्ट से अब जाकर जमानत मिली है। भारत के प्रमुख बैंकरों में शुमार चंदा कोचर के और उनके पति दीपक कोचर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई ईडी ने की थी। राजस्थान के जोधपुर में एक सिंधी परिवार में पैदा हुई चंदा कोचर बेहतर शैक्षणिक माहौल में पली बड़ी। उनका परिवार संपन्न था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से ही मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की यानी एमबीए किया। लेकिन उनके ऊपर दाग लगने का मामला साल 2012 में शुरू हुआ था, जब वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया। ये लोन कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा था, जिसे वीडियोकॉन ग्रुप ने तथ्य छिपाकर एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। आरोप लगा कि वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 2010 में 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड यानी एनआरपीएल को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और 2 अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर समेत उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे पहुंचाए गए। इसीलिए चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को इतना बड़ा लोन दे दिया था। आरोप ये भी लगा कि आईसीआई बैंक से लोन मिलने के 6 महीने बाद धूत ने कंपनी का स्वामित्व दीपक कोचर के नाम कर दिया और एक ट्रस्ट को 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के निदेशक अरविंद गुप्ता ने चंदा कोचर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का लोन देने के बदले में गलत तरीके से निजी फायदा उठाया। बता दें कि वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन मिला था। ये लोन कुल 40,000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा था,
जिसे वीडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों से प्राप्त किया था, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इस लोन दिए जाने के करीब 6 महीने बाद ही वेणुगोपाल ने अपने सहयोगी के जरिए सुप्रीम एनर्जी का मालिकाना हक दीपक कोचर के नाम कर दिया था, जो कि काफी सस्ते में किया था। अब ये पूरा खेल क्या था, अब इसको भी समझ लीजिए। इससे पहले इसी साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में ईडी ने चंदा कोचर के पति को उनके मुंबई वाले फ्लैट से गिरफ्तार किया था और कुछ संपत्तियां अटैच की थी। तब जब्त संपत्तियों की कुल धनराशि 78 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। वहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया, उसमें कोचर का मुंबई आवास और उनमें जुड़ी हुई एक कंपनी भी शामिल थी। बहरहाल बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्री की तरफ से कोचर के पति की कंपनी में निवेश को लेकर गड़बड़ी का आरोपों के बाद चंदा कोचर ने साल 2018 में कंपनी से यानी आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने खिलाफ बैंक से जारी बर्खास्तगी लेटर को मुंबई हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से इस लेटर को वैध घोषित करने की मांग की, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2018 में जल्दी रिटायरमेंट की घोषणा की थी और इसे बैंक ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि बीते कुछ दिनों में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो लगा कि चंदा कोचर और उनके पति लंबे समय तक जेल में रहेंगे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है कि उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कोर्ट उन्हें जमानत देती है। हालांकि अभी इस पूरे केस में आगे कार्रवाई अभी जारी रहेगी, साथ ही ईडी इसमें जांच कर रही है। अब देखना है ईडी इसमें क्या कदम उठाती है और उसके बाद इन दोनों दंपतियों का क्या रुख रहता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।